चलो, ये बताओ स्क्रीन सबको सही है? ऑडियो वीडियो स्क्रीन कोई दिक्कत किसी को? स्टार्ट कर रहे हैं फिर अपन। मुझे एक बार लास्ट में कमेंट करो, मेरी जो ऑडियो है वीडियो है उसमें कोई लैग तो नहीं है और आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? ऑल ओके, स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग हो एक बार बता दो तमीज से, सबके दिक्कत तो नहीं है कोई? फिर मुझे बोलोगे सर ये लैग आ रहा है वो लैग आ रहा है, इसलिए मैं पहले ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट स्टार्ट किए, सबसे पहले क्या बताया आपको? जितने भी सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किए सबसे पहले क्या बताया आपको? सबसे पहले ये बताया है कि सब्जेक्ट निकल के कहाँ से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, देखो ध्यान से। हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये वैसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। बट आपको परेशान नहीं होना, अगर आपको चीज एक बार अगर आपको कनेक्ट हो गया ये सब्जेक्ट तो आगे तो बहुत आसान है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि मुझे पता है इस सब्जेक्ट में दिक्कत इसलिए है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स आती है और इसमें मैकेनिक्स आती है। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी मैकेनिक्स आ गई या मैथ्स आ गई वहां पे टाइट फीस है आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट जब कंप्लीट होगा, मैं सारा का प्रॉमिस नहीं करता बट आप 90% क्वेश्चन लगा पाओगे आराम से। और रही बात क्वेश्चंस की, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितनी भी थ्योरी हम कवर करेंगे यहाँ पे, अगली क्लास में उस थ्योरी से सारे क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब है कि जो ये बैच चलेगा इसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, और थ्योरी के लास्ट में जितने भी आपके पी वाई क्यूज हैं, सिर्फ पी वाई क्यूज, उनको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये इतना करने से जेई वालों का काम हो जाएगा। एई वालों के लिए हम कुछ ईएस के क्वेश्चन भी करेंगे अच्छे वाले। जेई वालों के लिए वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको, अगर आपको करना है तो वेल एंड गुड है। बट जो बच्चे एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो क्वेश्चन ईएस में आ चुके हैं उनको हम देखेंगे आराम से, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और जानने बहुत जरूरी है। देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, अगर मैं सब्जेक्ट का नाम लिखूं फ्लूइड मैकेनिक्स, और कुछ लोग रिकॉर्डिंग के लिए परेशान हो रहे हैं, जब हमारी क्लास एंड हो जाएगी विद इन 20 to 25 मिनट्स आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। या फिर या फिर अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो वहां पे आप देख सकते हो, तो उसके लिए परेशान नहीं होना प्लीज। आपको नोट्स के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, क्लास के लिए परेशान नहीं होना। परेशान आपको इस चीज के लिए होना है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो। ठीक, क्लियर है बात? चलो देखो फ्लूइड मैकेनिक्स। हर चीज आपको एक चीज बताइए कि हर चीज कहाँ पे लिखी होती है? नाम में लिखी होती है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? एक तो फ्लूइड, और दूसरा क्या हमारे पास में? दूसरा मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के बारे में आपको जानकारी मैंने सोम के अंदर भी दी थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मैंने वहां पे मैकेनिक्स के बारे में आपको बताया था। बट क्योंकि कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग। मुझे बताओ कि मैकेनिक्स होती क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स? अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करूं, फर्स्ट पार्ट में फ्लूइड को फिर हटाओ साइड में, फ्लूइड तो साइड में है। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज मैकेनिक्स। होता क्या मैकेनिक्स, व्हाट इज मैकेनिक्स? अगर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर है कि मैकेनिक्स क्या होता है, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये निकल के कहां से आया। व्हाट इज मैकेनिक्स, कोई बता सकता है मेरे को? मैकेनिक्स, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैकेनिक्स एक ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की। जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्सेस का अफेक्ट स्टडी करते हैं। ध्यान से सुनो बात। मैकेनिक्स ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी पे। ठीक है? और वो बॉडी चाहे रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। कहने का मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनो। लेट अस सपोज मेरे पास एक फोन है। ठीक है बात? ये फोन अभी रेस्ट कंडीशन में है। पहली बात तो बताओ, फोन एक बॉडी है मेरे पास में। अभी हम लोग बॉडी का क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे। मुझे बताओ क्या फोन एक बॉडी है मेरे पास में? चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, एक बॉडी है मेरे पास। ठीक है? अभी ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। अभी ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है। अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाऊं तो क्या इसका जो स्टेट ऑफ, क्या इसकी जो स्टेट है क्या वो चेंज हो जाएगी? क्या वो रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या वो रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी? और ये रेस्ट से मोशन में क्यों कन्वर्ट हुई? ये रेस्ट से मोशन में इसलिए कन्वर्ट हुई क्योंकि आपने क्या लगाया? क्योंकि आपने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है बात? दूसरा एग्जांपल, हम लोग गाड़ी चलाते हैं। आपकी गाड़ी चल रही है, आपने ब्रेक लगा के गाड़ी को रेस्ट में लेके आए। पहले गाड़ी मोशन में थी, गाड़ी भी एक ऑब्जेक्ट है।
हमारा इस केस में ऑब्जेक्ट मोशन में है, कहने का मतलब हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो कार है वो मोशन में है। आपने ब्रेक अप्लाई किया और उस गाड़ी को जो मोशन में थी उसको रेस्ट में लेके आए। तो हमारी गाड़ी जो मोशन में थी वो रेस्ट में कैसे आई? जब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो इन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्सेस का, कौन से फोर्सेस? एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट देखते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, चाहे हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में हो चाहे वो मोशन के अंदर। सबको मैकेनिक्स क्लियर है? मैकेनिक्स क्या होती है? सबको क्लियर है मैकेनिक्स क्या होती है? बताओ मेरे को। ये बात हम सोम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं वैसे, लिख लो मेरे साथ। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of forces या फिर ब्रैकेट में लिखा है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस on a body which can either be in rest और इन मोशन। जिस भी बॉडी के ऊपर आप अपने फोर्सेस की स्टडी करना चाहते हो वो रेस्ट में भी हो सकती है, वो मोशन में भी हो सकती है। कहने का मतलब, इस फोन का एग्जांपल लिया था, ये भी एक बॉडी है, ये किस कंडीशन में है अभी? ये अभी रेस्ट कंडीशन में है। जो आपकी गाड़ी है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो किस कंडीशन में है? वो मोशन में है। अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि आप मैकेनिक्स की एप्लीकेशन देख रहे हो, और यहाँ पे हम वही तो करने वाले हैं। जब हम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन सोम में देखेंगे, मैकेनिक्स की एप्लीकेशन फ्लूइड में देखेंगे, और मैकेनिक्स की एप्लीकेशन आपने कहाँ पे देखी? सॉइल में देखी। क्लियर हुई बात विक्रांत? देखो, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूं मैकेनिक्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को शायद मैकेनिक्स क्या होती है ये समझ में आ गया। देखो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन में बहुत ज्यादा वैरायटी है। कहने का मतलब देखो, मैकेनिक्स की डेफिनेशन में जो ये बॉडी है, ये कुछ भी सिग्निफाई नहीं करती कि बॉडी कैसी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बात हम वैसे सो में पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि कुछ बच्चे नया कर रहे हैं तो वापस से पूरा वैसे से बता रहा हूँ। हमारे पास दो टाइप की बॉडीज हो सकती हैं, तीसरे टाइप की कोई बॉडी नहीं होती। पहली बॉडी क्या होती है? पहली बॉडी होती है मेरे पास रिजिड बॉडी। दूसरी बॉडी कौन सी होती है मेरे पास? दूसरी बॉडी मेरे पास होती है डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्मेबल बॉडी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, रिजिड बॉडी क्या होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। देखो, मैकेनिक्स में क्या करना है, मैकेनिक्स के अंदर हमें बॉडी के ऊपर क्या लगाना है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। अब सुनो बात, हमने दोनों बॉडीज में से एक बॉडी को चूज कर लिया, कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी है। अब मैं क्या लगाऊंगा इसके ऊपर? मुझे स्टडी करना है, मैं क्या लगाऊंगा? मैं इस बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो बात, रिजिड बॉडी वो बॉडीज होती हैं जब आपने इन बॉडीज पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये बॉडी डिफॉर्म नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूं, रिजिड बॉडीज वो बॉडीज हैं दैट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ये बॉडीज डिफॉर्म नहीं करती। और डिफॉर्मेशन मेरे पास दो टाइप के होते हैं, तीसरे टाइप का कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं होता। कौन से टाइप होते हैं? या तो बॉडी की डायमेंशन में चेंज मिलेगा आपको, या फिर बॉडी की शेप में चेंज मिलेगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं, देखो ध्यान से। हमारे पास जो डिफॉर्मेशन होते हैं, ये पॉइंट आप साइड में नोट में लिखोगे, आगे इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। जो डिफॉर्मेशन होती है हमारे पास, डिफॉर्मेशन ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास में चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। जिन्होंने सोम कर रखी है जरा एक बार कमेंट करके बताना, चेंज इन डायमेंशन कौन से स्ट्रेसेस की वजह से होती है? और दूसरी जो हमारे पास होती है डिफॉर्मेशन, दैट इज क्या? दैट इज चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज वो बॉडीज हैं, अगर आपने इन बॉडीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ना तो इनके डायमेंशन में कोई चेंज मिलेगा आपको, और ना ही इनके शेप में कोई चेंज मिलेगा। अब एक बात बताओ, क्या प्रैक्टिकली कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती है
जिसपे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं वो डिफॉर्मेशन शो ना करे? बताओ मेरे को, क्या प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करती है? अगर मैं एक बॉडी, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक फोन है, ठीक है, सुनो ध्यान से। मैंने इस फोन के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने इस फोन के ऊपर फोर्स लगाया, इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी, जैसे मान लो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स चालू कर रहे हो, तो कभी भी कोई भी नया सब्जेक्ट चालू करने से पहले उसका बेस पता होना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सॉलिड मैकेनिक्स हमारी पूरी सिविल इंजीनियरिंग का क्या है, बेस है। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या लगाया, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया। क्या अभी आपके सामने ये बॉडी डिफॉर्म हो रही है क्या? मुझे बताओ, क्या बॉडी कोई डिफॉर्मेशन शो कर रही है? नहीं कर रही। बट अगर मैं अपने फोर्स का अमाउंट इंक्रीज कर दूं, अगर मैं अपने फोर्स का अमाउंट इंक्रीज कर दूं, तो क्या ये सेम फॉर्म डिफॉर्म कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। तो प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो आपको चेंज इन शेप और चेंज इन डायमेंशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बात। दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी बॉडीज होती हैं? हमारे पास दूसरी बॉडीज होती हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज। देखो नाम में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने फोर्स लगाया उनके अंदर आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और डिफॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है? दोनों टाइप की डिफॉर्मेशन लिखी है, डिफॉर्मेशन इन डायमेंशन एंड डिफॉर्मेशन इन शेप। इसको मैं समझा के दिखा रहा हूं कैसे, देखो ध्यान से। लेट अस सपोज मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर मैंने एक टेंसाइल फोर्स लगाया। मेरे पास एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी के ऊपर एक टेंसाइल फोर्स लगाया। ये टेंसाइल फोर्स यूनिएक्सियल है क्योंकि ये एक एक्सिस पे लग रहा है। अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि सबको ये पता होगा, जरा कमेंट करना ये वाली कौन सी एक्सिस कहलाएगी? ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? ये हमारी जो जो एक्सिस बॉडी की लेंथ के अलोंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, देखो ध्यान से। तो आपने जो टेंसाइल फोर्स लगाया वो लगाया लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट। जैसे ही आपने टेंसाइल फोर्स लगाया तो आपको क्या मिलेगा? इस बॉडी की डायमेंशन में आपको चेंज मिलेगा। कहने का मतलब, देखो ध्यान से, ये जो ग्रीन वाली है ना, ये वाली ग्रीन वाली बॉडी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ क्या? आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है। क्या आपको इस बॉडी की लेंथ में कोई चेंज मिला क्या? क्या आपको इस बॉडी की लेंथ में कोई चेंज मिला? इनिशियल लेंथ एल थी, फाइनल लेंथ कितनी है? एल एफ है। ये क्या कर रहे हो स्क्रीन पे, ये कैसे हो रहा है? कोई हमें चेंज मिला, हमें चेंज मिला मतलब क्या हुई बॉडी के अंदर? बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हुई। और इस बार जो डिफॉर्मेशन हुई किसके अंदर हुई है? इस बार जो डिफॉर्मेशन हुई है वो डायमेंशन के अंदर हुई है। दूसरा एग्जांपल सुनो बात ध्यान से। मेरे पास एक और बॉडी है, फॉर एग्जांपल ऐसे देखो, मेरे पास एक और बॉडी है, ठीक है। इस बार मैंने अपनी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया इस तरीके से लगाया। जरा कमेंट करना ये कौन सा फोर्स होता है जो इन द प्लेन लगता है? आपको दो टाइप के फोर्स बताएं हमेशा, एक तो नॉर्मल फोर्स होगा और ये कौन सा होगा? शियर फोर्स होगा, तीसरा कोई फोर्स नहीं होता। अगर आपने शियर फोर्स लगाया तो मुझे ये बताओ कौन सी डिफॉर्मेशन मिलती है? शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस आएगा। तो शियर स्ट्रेस जब बॉडी के ऊपर आता है तो वो चेंज इन शेप लेके आता है या चेंज इन डायमेंशन लेके आता है? शियर स्ट्रेस हमेशा चेंज इन शेप लेके आएगा। कहने का मतलब आपकी आपकी जो बॉडी है वो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो क्या आपकी बॉडी में इस बार आपको शेप में चेंज मिला? ध्यान से देखो जरा। हमारी बॉडी कैसे थी? एक्सटर्नल फोर्स लगाने से पहले हमारी बॉडी रेक्टेंगल थी, अब क्या बन गई बॉडी? अब बॉडी रोम्बस बन गई है। तो इस बार आपको क्या मिला? इस बार आपको चेंज इन शेप मिला। सबको क्लियर है बात? ठीक है बात। तो मेरे पास दो टाइप की बॉडीज होती हैं। एक तो क्या, रिजिड बॉडीज, जिसमें हमें डिफॉर्मेशन नहीं मिलता, ना ही चेंज इन डायमेंशन मिलेगा आपको, ना ही चेंज इन शेप मिलेगा। दूसरी कौन सी बॉडीज होती हैं? दूसरी हमारे पास डिफॉर्मेबल बॉडीज होती हैं, जिनमें आपको डिफॉर्मेशन मिलेगी लेंथ के अंदर भी और किसके अंदर? शेप के अंदर। सबको क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट किसी को तो मुझे बताओ। अगर इतने में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सबको क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो, जब आपने जब आपने रिजिड बॉडीज के ऊपर जब आपने रिजिड बॉडीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जब आपने रिजिड बॉडीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो रिजिड बॉडी के अंदर तो कोई डिफॉर्मेशन मिली नहीं।
तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्टडी क्या था? ध्यान से सोचो, आपने एक रिजिड बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, रिजिड बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन तो होगी नहीं, तो मेरा वहां पे पॉइंट ऑफ स्टडी क्या था? मेरा वहां पे पॉइंट ऑफ स्टडी ये था कि किसी भी बॉडीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट देखना। मैंने वहां पे बॉडीज की डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट किया और सिर्फ किसकी स्टडीज करी? मैंने वहां पे सिर्फ फोर्सेस की स्टडी करी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने बॉडी को रिजिड माना और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब मेरी बॉडी तो डिफॉर्म करेगी नहीं, तो मैं स्टडी क्या करूंगा? क्योंकि मेरी बॉडी डिफॉर्म नहीं कर रही, तो मैं सिर्फ फोर्सेस का अफेक्ट देखूंगा, कैसे फोर्सेस अफेक्ट करते हैं बॉडीज को। और जब आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा तो आपका कौन सा सब्जेक्ट बना? आपका बना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है बात? देखो ध्यान से, वहीं अगर आपने डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर स्टडी करी, अब मुझे बताओ हमारे पास कितने टाइप की बॉडीज हो सकती हैं? डिफॉर्मेबल के अंदर एक तो सॉलिड हो सकता है, सॉलिड, दूसरा क्या हो सकता है? सॉलिड और फ्लूइड। यही दो केस पॉसिबल है, यही दो केस पॉसिबल है। जरा मुझे बताना, जब आपने सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर स्टडी किया, तो आपने सब्जेक्ट का नाम क्या लिखा? जब आपने सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर स्टडी की, तो आपने सब्जेक्ट का क्या नाम लिखा? सो मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन पे लेके चलूं, अगर मैं आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन पे लेके चलूं, तो मैकेनिक्स क्या बोलती है कि जो हमारी बॉडी है वो रेस्ट में भी हो सकती है और वो मोशन में भी हो सकती है। मुझे बताना, सोम के अंदर क्या हमने हमारी बॉडी मोशन में स्टडी करी? सोम के अंदर क्या हमने हमारी बॉडी मोशन में स्टडी करी? नहीं करी। तो सोम के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोगों ने डिफॉर्मेबल बॉडीज तो देखी, कौन सी वाली? सॉलिड वाली। लेकिन किस कंडीशन के अंदर? सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन के अंदर? सिर्फ और सिर्फ रेस्ट कंडीशन के अंदर, रेस्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है बात? अगर मैं, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर मैं सॉलिड बॉडीज जो कि डिफॉर्मेबल हैं, उनको अगर मोशन में स्टडी करूं, तो कौन सा सब्जेक्ट निकल के आता है? मेरे पास अभी भी सॉलिड बॉडीज ही हैं और वो डिफॉर्मेबल हैं, उनके ऊपर मैं अगर एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट देखूं, तो कौन सा सब्जेक्ट निकल के आता है? मैकेनिकल का सब्जेक्ट निकल के आता है थ्योरी ऑफ मशीन्स। आई बात सबको समझ में? मैकेनिकल वाले कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उनका सब्जेक्ट होता है थ्योरी ऑफ मशीन्स। वहां पे जो सॉलिड बॉडी होती है वो किस में होती है? वो मोशन में होती है, वो मोशन में होती है। सबको बात क्लियर है? सबको इतनी बात क्लियर है? अगर हमारी सॉलिड बॉडी, अगर हमारी जो सॉलिड बॉडी है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, अगर आप उसको रेस्ट कंडीशन पे स्टडी कर रहे हो, तो सब्जेक्ट का नाम क्या बना? सब्जेक्ट का नाम बना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बट अगर आपकी वही सॉलिड बॉडी किसमें है, उसको आप मोशन में स्टडी कर रहे हो, तो सब्जेक्ट का नाम क्या बनेगा? टॉम, थ्योरी ऑफ मशीन्स। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब एक बात बताओ, अगर वही आपकी बॉडी, अगर वही आपकी बॉडी सॉलिड से फ्लूइड हो जाए, तो क्या बनेगा सब्जेक्ट का नाम? अगर वही बॉडी आपकी सॉलिड से फ्लूइड हो जाए, तो क्या बनेगा सब्जेक्ट का नाम? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर मैं अभी डेफिनेशन लिखूं फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स पे मैं फोर्सेस का अफेक्ट देखूंगा मेरी फ्लूइड बॉडी पे? फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं एक्सटर्नल फोर्सेस का अफेक्ट देखूंगा मेरी फ्लूइड बॉडी पे? है ना? बोल सकता हूं? अरे सब सो गए क्या? सबको बात क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं क्या करने वाला हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं फोर्सेस का इफेक्ट देखने वाला हूं मेरी फ्लूइड बॉडी पे। और मेरी फ्लूइड बॉडी है कैसी? मेरी फ्लूइड बॉडी है कैसी, जरा बताना, कमेंट करो। डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। ठीक है बात? अब एक बात बताओ, हमने बॉडी तो चूज कर ली कि डिफॉर्मेबल है, उसमें भी कैटेगरी चूज कर ली कि फ्लूइड है। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसी फ्लूइड बॉडी को रेस्ट पे भी स्टडी करना है, और किस पे स्टडी करना है? इसी बॉडी को मुझे मोशन में भी स्टडी करना है। सबको बात क्लियर है? पहले हमने क्या किया? हमने बॉडी चूज करी, कौन सी? डिफॉर्मेबल। उसमें भी कौन सा चूज किया? फ्लूइड। अब मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पास बॉडी आ गई, मुझे दोनों कंडीशन में स्टडी करना है, उसको रेस्ट में भी स्टडी करना है और उसको मोशन में भी। क्या बोलते हैं जब हम फ्लूइड बॉडीज को रेस्ट में स्टडी करते हैं? बहुत बार नाम सुना आप लोगों ने। क्या बोलते हैं जब हम लोग फ्लूइड बॉडीज को रेस्ट कंडीशन में स्टडी करते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है? अगर मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्लूइड मोशन में? भाई फ्लूइड भी तो ऑब्जेक्ट ही तो है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, क्या होगा? मोशन में आएगा। अगर मैं फ्लूइड बॉडीज को मोशन में स्टडी कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट का नाम? अब यहाँ पे
यहाँ पे दो चीज बनेगी, देखो सुनो ध्यान से। अगर मैं फ्लूइड बॉडीज को रेस्ट कंडीशन में स्टडी कर रहा हूं तो मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या बनेगा? मेरे सब्जेक्ट का नाम बनेगा फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। और अगर मैं मेरे फ्लूइड को मोशन के अंदर स्टडी कर रहा हूं, मतलब जब वो फ्लो कर रहा है तब मैं उसको स्टडी कर रहा हूं। देखो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? इमेजिन करो, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर पानी भर दिया। मुझे बताओ फ्लूइड मूव कर रहा है क्या उसके अंदर? आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, टेबल पर अच्छा गिलास, बीकर छोड़ो, गिलास लो, गिलास के अंदर पानी भर दो, उसे छोड़ दो। क्या उसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है क्या? अगर मैं उसके ऊपर फोर्सेस का इफेक्ट देखूं तो क्या बनेगा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बनेगा फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर अगर मान लो आप किसी रिवर की स्टडी कर रहे हो, आप किसी कैनाल की स्टडी कर रहे हो, उस स्टडी में फ्लूइड किस कंडीशन में है? उस स्टडी में फ्लूइड मोशन में है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो अगर आप उसकी स्टडी करोगे तो क्या बनेगा सब्जेक्ट? उस सब्जेक्ट का नाम बनेगा फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स। मुझे एक बात बताओ, अब हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो बात। इस फ्लूइड डायनामिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो बात। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, फ्लूइड फ्लो कब किया? फ्लूइड फ्लो कब किया? जब आपने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब आपने उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फ्लूइड क्या किया? फ्लो किया। अगर मैं, सुनो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ फ्लूइड जो मेरा फ्लो कर रहा है उसको कंसिडर करूं, मतलब कहने का मतलब है जैसे मान लो रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है, सिर्फ उस मेरी जो स्टडी है वो सिर्फ रिवर फ्लो पे ही सीमित है। मैं ये नहीं देख रहा कि वो जो रिवर फ्लो कर रही है वो किस वजह से कर रही है। कहने का मतलब, मुझे एग्जांपल दो, आपका ओसीएफ चल रहा है, जो रिवर है वो कौन से फोर्स के कारण फ्लो करती है? जो रिवर है वो कौन से फोर्स के कारण फ्लो करती है? ग्रेविटी के कारण फ्लो करती है। कोई भी ओपन चैनल फ्लो है किसके कारण फ्लो करता है? ग्रेविटी के कारण। अगर मैं ग्रेविटी को साइड में रखूं, अगर मैं ग्रेविटी को साइड में रखूं, सिर्फ मेरा मेन फोकस इस पे है, मेरा मेन फोकस रिवर के फ्लो पे है, तो उस केस में मैं अपनी स्टडी को क्या बोलूंगा? फ्लूइड काइनामेटिक्स। फ्लूइड काइनामेटिक्स। मैं सारी डेफिनेशन लिखूंगा अभी। फ्लूइड काइनामेटिक्स। इसमें हम फ्लूइड को फ्लो में तो स्टडी करते हैं। कहने का मतलब है इस स्टडी के अंदर फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मैं स्टडी करूंगा। बट मैं उन फोर्सेस को स्टडी नहीं करूंगा जिसके कारण फ्लूइड ने फ्लो किया। आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अगर रिवर फ्लो कर रही है तो जो रिवर फ्लो कर रही है उसको स्टडी करूंगा। बट रिवर किस फोर्स के कारण स्टडी करी उसको साइड में रख दिया। बट बट अगर मैं दोनों चीजें एक साथ देखूं, मैं मेरे फ्लूइड के मोशन को भी स्टडी करूं और उस फोर्स को भी स्टडी करूं जिसके कारण वो फ्लो कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका बस एक सब पार्ट है। अगर मैं फोर्सेस कंसीडर नहीं कर रहा तो नाम क्या पड़ जाएगा? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगर मैं फोर्सेस को भी कंसीडर कर रहा हूं तो नाम क्या पड़ जाएगा? फ्लूइड डायनामिक्स। सबको इतनी बात क्लियर है? सबको इतनी बात क्लियर है? अब मुझे बस लिखना है। देखो ध्यान से, पे ऐड किया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ, इट इज दैट branch of engineering which deals with which deals with study of study of forces on a fluid body, on a fluid body, whether it is in rest condition or in motion। मोशन बोल लो, फ्लो बोल लो, अभी तो आपको दो वर्ड बताए, अभी तीसरा भी निकल के आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस था फ्लूइड स्टैटिक्स।
It deals with the study of fluid. It deals with the study of fluid when it is in rest condition. अब पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मैकेनिक्स में क्या करते हैं हम लोग मैकेनिक्स में बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट देखते हैं। इस बार बॉडी कैसी है मेरी? फ्लूइड बॉडी है, कुछ भी नहीं है। तो इस फ्लूइड बॉडी के ऊपर मैं मेरे फोर्सेस का इफेक्ट देखूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्लूइड काइनेमैटिक्स। मैं आपको ये काइनेमैटिक्स वर्ड कुछ दिन बाद वापस से याद दिलाऊंगा। जहां पे भी वर्ड लिखा गया काइनेमैटिक्स, क्या हो जाएगा वहां से? क्या उस जैसे ही वो काइनेमैटिक्स वर्ड लिखा आया मेरे सामने, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं फोर्सेस को स्टडी करूंगा कि नहीं करूंगा? मुझे बताओ। जैसे ही मेरे पास वर्ड लिखा आया काइनेमैटिक्स, क्या मैं फोर्सेस को स्टडी करूंगा? मैं फोर्सेस को स्टडी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फ्लूइड के फ्लो को स्टडी करूंगा। बट अगर मेरे पास वर्ड लिखा है डायनामिक्स, तो मैं फ्लूइड के फ्लो को भी स्टडी करूंगा और वो फ्लो किस कारण हो रहा है, किस फोर्स के कारण हो रहा है, उसको भी स्टडी करूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास वर्ड लिखा है काइनेमैटिक्स, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के फ्लो को स्टडी करूंगा। मैं उस फोर्स को नहीं देखूंगा जिसके कारण मेरा फ्लूइड फ्लो किया। बट अगर मेरे पास वर्ड है फ्लूइड डायनामिक्स, तो मैं फ्लूइड फ्लो को भी देखूंगा, उसको भी स्टडी करूंगा और उस फोर्स को भी स्टडी करूंगा जिसके कारण वो फ्लूइड फ्लो किया। क्लियर है अब सबको? तो फ्लूइड काइनेमैटिक्स लिख देते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मोशन बोल दो या फ्लो बोल दो, एक ही बात है। विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट, या ऐसे बोल दो, विदाउट स्टडिंग द फोर्सेस, विदाउट स्टडी द फोर्सेस causing that motion, causing that motion or flow। और इसी के साथ अपनी क्या बन जाएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन बन जाएगी, क्या बोलेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स। It deals with the study of fluid in motion as well as the study of force which causes that motion। अभी तक हमने कंबाइंड फ्लूइड मैकेनिक्स की बात नहीं करी, सिर्फ मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग करने क्या वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम फोर्सेस का इफेक्ट देखेंगे किसके ऊपर? फ्लूइड बॉडीज के ऊपर। वो फ्लूइड बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और वो फ्लूइड बॉडी मोशन में भी हो सकती है। सबको क्लियर है बात? यस, डायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स इज बिल्कुल सेम। डायनेमिक्स एंड काइनेटिक बिल्कुल सेम बात है। काइनेटिक्स बिल्कुल सेम। किसने पूछा ये? मुस्लिम बिल्कुल सही बात है। चलो नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलता हूँ। जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, ईमानदारी से बताओ कि आपको कनेक्ट हो पा रहा है सब्जेक्ट? और जिन्होंने एक बार पहले पढ़ रखा है उनके तो ठीक है। अब तुम लोग क्लास में फिर वो नहीं करते हो क्या, इंटरेक्ट नहीं करते हो, इसलिए फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं?
नोटेड एवरीवन? डन? चलो ठीक है, तुमने मेरी बात मान ली कि सर हम लोग, हमारे पास दो टाइप की डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, एक हमारे पास सॉलिड है, एक हमारे पास फ्लूइड है। एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है जो सॉलिड भी बनता है और फ्लूइड भी बनता है। कोई नाम बता सकता सब्जेक्ट का जिसमें थोड़ा थोड़ा सॉलिड और थोड़ा थोड़ा फ्लूइड होता है? अरे पढ़ते हो, बहुत बार नाम सुना है, फेवरेट सब्जेक्ट होता है कईयों का। तो वो सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। उसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा सॉलिड है, थोड़ा थोड़ा क्या है, फ्लूइड है, पानी प्लस मिट्टी, खत्म का। चलो मेरा मेरा पॉइंट वो नहीं था पूछने का, मेरा ये पूछने का सवाल था, मुझे एक बात बताओ, मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे पास दो टाइप की बॉडीज हैं, एक तो रिजिड बॉडीज है, एक डिफॉर्मेबल है। मुझे डिफॉर्मेबल बॉडीज को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या सॉलिड और फ्लूइड सेम होते हैं क्या? क्या सॉलिड और फ्लूइड सेम होते हैं क्या? तो अगर सॉलिड और फ्लूइड सेम नहीं होते तो क्या मुझे इनके ऊपर फोर्सेस का इफेक्ट अलग अलग देखना पड़ा? अरे तभी तो तुम्हारे सब्जेक्ट बने हैं। क्योंकि सॉलिड और फ्लूइड अलग अलग होते हैं, इसलिए तुम सॉलिड की स्टडी अलग करते हो और फ्लूइड की स्टडी क्या करते हो, अलग करते हो। क्लियर है? जरा मुझे बताओ डिफरेंस क्या होता है सॉलिड और फ्लूइड में, तभी तो आगे चलेंगे, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा कि फ्लूइड है क्या चीज। अब वो मत बोलना कि सर सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो पास पास होते हैं, फ्लूइड्स के अंदर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होती है और फ्लूइड के पास एक डेफिनेट शेप नहीं होती। ये कौन सी डेफिनेशन है? ये 10th क्लास की डेफिनेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे डिफरेंस पूछा था सॉलिड और फ्लूइड में। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास हैं, वहीं फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, सॉलिड बॉडी के पास एक डेफिनेट शेप होती है और एक फ्लूइड बॉडी के पास अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। कहने का मतलब, अगर इस फोन को अगर मैं ग्लास के अंदर डाल दूं तो ये क्या ग्लास की शेप ले लेगा? और क्या मैं पानी को ऐसे हाथ में पकड़ सकता हूं? पानी एक फ्लूइड है ना, क्या पकड़ सकता हूं उसको? ये तो बेटा एक बेसिक डेफिनेशन हुआ जो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लूइड स्टैटिक्स में हम स्टडी ऑफ फोर्सेस करते हैं? नहीं, हम स्टडी ऑफ फोर्सेस करते हैं, बट आपका फ्लूइड किस कंडीशन में है? एम के रेस्ट कंडीशन में है। नीचे वाली जो दोनों डेफिनेशन में है, जो मैंने नीचे वाली दोनों डेफिनेशन लिखी है, उसमें आपका फ्लूइड किस कंडीशन में है? मोशन में। मोशन में। जो फर्स्ट, देखो ना, कंफ्यूजन नहीं पालना बिल्कुल भी, देखो ध्यान से, ये वाली कंडीशन इन दोनों कंडीशन से अलग है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में आपका जो फ्लूइड है वो किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। बिल्कुल अलग बात, जो रेस्ट कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या करोगे, उसका स्टेट भी देखोगे और फोर्सेस का स्टडी भी करोगे। डिफरेंशिएशन कहां पे निकल के आया? डिफरेंशिएशन तब निकल के आया जब मेरा फ्लूइड किसमें था, मेरा फ्लूइड जब मोशन में था, मतलब वो फ्लो कर रहा है। अगर आप फ्लूइड को स्टडी कर रहे हो मोशन के अंदर और फोर्सेस का इफेक्ट नहीं देख रहे, तब क्या कहलाएगा? वो तब कहलाएगा फ्लूइड काइनेमैटिक्स। बट अगर मेरा फ्लूइड मोशन के अंदर भी है और वो फोर्सेस को भी आप स्टडी कर रहे हो जिसके कारण फ्लूइड मोशन में आया, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे फ्लूइड डायनामिक्स या फिर फ्लूइड काइनेटिक्स। क्लियर अब एम के? कहां पे था मैं? हाँ देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसको स्टडी करेंगे? डिफरेंस को स्टडी करेंगे बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ध्यान से सुनना बात, देखो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, हम लोग कौन सी बॉडीज की बात कर रहे हैं, इसको मत भूल जाना। हम लोग अपना जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कौन सी बॉडीज है? डिफॉर्मेबल बॉडीज है। डिफॉर्मेबल बॉडीज। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉलिड की और दूसरे में बात करूं इसकी लिक्विड की, चलो ध्यान से बात सुनो। देखो, मेरे पास मान लो, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अगर ये बात समझ गए ना तो पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ ना तो झूमते रहोगे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में। देखो ध्यान से, मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है? इस सॉलिड बॉडी पे इस सॉलिड बॉडी पे मैंने क्या लगाया? इस सॉलिड बॉडी पे मैंने एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया। मैंने एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया इस तरीके से। चलो ठीक है बात।
अब हम सोम के अंदर एक चीज पढ़ते हैं। सोम के अंदर सबसे बड़ी अजम्पशन क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब हमने सॉलिड की स्टडी करी थी तो सबसे बड़ी अजम्पशन क्या ली थी? सबसे बड़ी अजम्पशन हमने ये ली थी कि हमारी जो लोडिंग है वो किस कंडीशन में है? वो हमेशा इलास्टिक कंडीशन में होगी। मतलब जब आप बॉडी के ऊपर जब बॉडी के ऊपर आप लोड लगाओगे, उस लोड के कारण जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, वो स्ट्रेसेस इलास्टिक लिमिट से क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। मेरी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बात, कान खोल के एकदम। मैंने सॉलिड बॉडी ली, इस सॉलिड बॉडी पे मैंने क्या लगाया? इस सॉलिड बॉडी पे मैंने एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया, और इस कंप्रेसिव फोर्स इस तरीके से लगाया कि इस कंप्रेसिव फोर्स से आने वाले जो स्ट्रेस हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो किससे कम होना चाहिए? वो मेरे इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए। ऐसा करके मुझे क्या फायदा हुआ? क्या मुझे ऐसा करके ये फायदा हुआ, ध्यान से सुनो, जब मैं इस लोड को हटा दूंगा, तो बॉडी की जो डिफॉर्मेशन आई थी इस लोड के कारण, वो कितनी हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। ये बात अब सबको क्लियर होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो लोडिंग लगाई थी वो विद इन इलास्टिक लिमिट लगाई थी। कहने का मतलब, अगर मैं लोडिंग हटा दूंगा मेरी बॉडी से, तो बॉडी के अंदर जो भी डिफॉर्मेशन आई, चाहे वो डायमेंशन में आई, चाहे वो उसकी शेप में आई, क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। एक बात बताओ जरा ध्यान से, मैंने इस सॉलिड बॉडी पे एक नॉर्मल लोड लगाया, ये सॉलिड बॉडी डिफॉर्म करी। जैसे ही मैंने इस नॉर्मल लोड को हटाया, क्या ये सॉलिड बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई क्या? हाँ या ना? मैंने इस सॉलिड बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स लगाया विद इन इलास्टिक लिमिट, उस नॉर्मल फोर्स को हटाया, तो क्या ये सॉलिड बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी जो सॉलिड बॉडीज हैं वो नॉर्मल फोर्स को रेजिस्ट करती हैं? मेरी जो सॉलिड बॉडीज हैं वो नॉर्मल फोर्स को रेजिस्ट करती हैं? बोल सकता हूं ये चीज? बोल सकता हूं? ठीक है बात, चलो अच्छी बात है। मैंने क्या किया? मैंने इस बार अपनी लोडिंग का नेचर चेंज किया। कहने का मतलब, मैंने नॉर्मल फोर्स से क्या लगाया? मैंने नॉर्मल फोर्स से इस बार अपना नेचर चेंज किया लोडिंग का, और शियर फोर्स लगाया। चलो, लगाया शियर फोर्स, देखो ये लगा शियर फोर्स। शियर फोर्स, अब आपको पता है जब शियर फोर्स लगेगा तो शियर स्ट्रेस आएगा। शियर स्ट्रेस के कारण जो डिफॉर्मेशन मेरे को मिलती है, कौन सी मिलती है? वो या तो उसको चेंज इन शेप बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो? उसको बोल सकते हो एंगुलर डिफॉर्मेशन। एक ही बात है, एक ही बात है। देखो ध्यान से, जब आपने शियर फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी? तो बॉडी अपनी शेप चेंज करेगी इस तरीके से, और ये क्या निकल के आएगा आपके पास में? ये निकल के आएगा उसका एंगुलर डिफॉर्मेशन या चेंज इन शेप। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस शियर फोर्स को हटा दूं, तो और ये शियर फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट है, अगर इस शियर फोर्स को हटा दूं, तो जो बॉडी की अभी डिफॉर्मेशन हुई है, क्या ये बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी? हाँ या ना? अगर मैं शियर फोर्स को रिमूव कर दूं तो क्या बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी? अरे बिल्कुल आ जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी जो सॉलिड बॉडीज हैं, वो नॉर्मल फोर्स को भी रेजिस्ट करती हैं, और वो शियर फोर्स को भी रेजिस्ट करती हैं, और डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने सॉलिड बॉडीज पे नॉर्मल फोर्स भी लगाया, इस पे मैंने शियर फोर्स भी लगाया। जब इनके अंदर डिफॉर्मेशन आई, मैंने लोड हटाया, तो इनके अंदर की डिफॉर्मेशन कितनी हो गई? जीरो हो गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ या ना? अरे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? रिपीट कर रहा हूं, मैंने सॉलिड बॉडी के ऊपर नॉर्मल फोर्स भी लगाया, मैंने सॉलिड बॉडी के ऊपर शियर फोर्स भी लगाया। दोनों अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगाने के कारण बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन आई। जब तुमने ये फोर्सेस हटा दिए, क्या डिफॉर्मेशन जीरो थी? प्रोवाइडेड तुमने जो भी लोडिंग करी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर करी, क्या डिफॉर्मेशन जीरो होगी? क्या इसकी चेंज इन डायमेंशन जीरो हो जाएगा? क्या इसका चेंज इन शेप जीरो हो जाएगा? हाँ या ना? ठीक है बात, चलो अब एक काम करो, अब थोड़ा सा विजुलाइज करो। आप लोगों ने इंजेक्शन देखा है? इंजेक्शन देखा है? सिरिंज देखे इंजेक्शन वाली? उस सिरिंज के अंदर लिक्विड फिल करो, उसको आगे से बंद करो। ध्यान से बात सुनना, उस सिरिंज को आगे से बंद करो, उसके अंदर कोई भी लिक्विड, चाहे पानी हो चाहे गैस हो, कुछ भी फ्लो उसके अंदर फिल करो, उसको प्रेस करो। जब तुम उसको प्रेस कर रहे हो इस तरीके से, पहले तो मुझे ये बताओ तुम कौन सा फोर्स लगा रहे हो उस पर?
जब तुम सिरिंज को प्रेस कर रहे हो तो कौन सा फोर्स लगा रहे हो? नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो, नॉर्मल फोर्स। मान लो वो लिक्विड कंप्रेसिव तो लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अरे प्रेस कर रहे हो तो कंप्रेसिव है, लेकिन नेचर कैसा है? नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। आपने नॉर्मल फोर्स लगाया, अगर मान लो उसके अंदर लिक्विड है या गैस है, वो कुछ कंप्रेस होगा, मतलब उसके डायमेंशन में कोई चेंज आएगा, हाँ या ना? अंदर जाएगा? उसको छोड़ दो। जब आपने प्रेस किया था, प्रेस करने के कारण जो वो स्क्वीज हुआ उसको छोड़ दो, क्या वो अपने आप बाहर आ जाता है? एक और परफेक्ट एग्जांपल सुनो ध्यान से। गुब्बारा फैलाना, अपने घर पे जाना, गुब्बारा फैलाना, गुब्बारे को दबाना, गुब्बारे के अंदर एयर प्रेजेंट है, जब तुम गुब्बारे को दबाओगे, लोड हटाने के बाद क्या गुब्बारा अपनी शेप में वापस आ जाता है? कोई भी बैलून लो, उस बैलून के अंदर एयर है या पानी, पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एयर डाल दो या पानी डाल दो, उसको दबाओ, उस पर नॉर्मल फोर्स लगाओ, नॉर्मल फोर्स हटाने के बाद क्या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है? तो एक यहां से बहुत ब्यूटीफुल कंक्लूजन मिला क्या, कि फ्लूइड के केस में जब आप नॉर्मल फोर्स लगाते हो तो डिफॉर्मेशन तो आती है, बट जैसे ही आपने वो फोर्स हटाया, फ्लूइड के केस में भी डिफॉर्मेशन क्या हो गई? जीरो हो गई। कब? कौन से वाले फोर्स के लिए? नॉर्मल फोर्स के लिए, नॉर्मल फोर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ, सुनो बात ध्यान से। अपने रूम को पानी से भर दो, ठीक है, उसको कवर कर दो। पहले रूम को पानी से भर दिया, उसको कवर कर दिया। जब तुम उस कवर करने के बाद उसको बैठोगे, कुछ कंप्रेस होगा पानी? कुछ कंप्रेस होगा? तुम वहां से जब उठोगे तो जितने लेवल से वो कंप्रेस हुआ था, क्या वो वापस से एक्सपेंड हो जाएगा? है ना? जब तुम बैठे, तुमने कौन सा फोर्स लगाया? उस पर नॉर्मल फोर्स लगाया, लिक्विड कंप्रेस हुआ, तुम उठ जाओ वहां से। तुम जब वहां से उठ जाओगे तो जितने लेवल से वो कंप्रेस हुआ था, वापस से क्या हुआ? एक्सपेंड हो गया। कहने का मतलब, कंप्रेस होने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। बट जब हम शियर फोर्स लगाएंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान से बात सुनो। अगर मैं, लेट अस सपोज, अगर मेरे पास एक फ्लूइड बॉडी है, ध्यान से बात सुनना, अगर मेरे पास एक फ्लूइड बॉडी है ना, और मैं इस फ्लूइड बॉडी पे एक शियर फोर्स लगाऊं, शियर फोर्स लगने से होगा क्या? शियर फोर्स लगने से चेंज इन शेप आएगी। बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शियर फोर्स लगाने से इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर मिलेगा आपको चेंज इन शेप, चेंज इन शेप। ये मिला आपको एंगल फाई। जब मैं शियर फोर्स हटाऊंगा, तो मेरा फ्लूइड अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपने नॉर्मल स्ट्रेस लगाया था या नॉर्मल फोर्स लगाया था, उस फोर्स को लगाने के बाद वो डिफॉर्म हुआ, उसको हटाया आपने, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। बट अगर आप शियर फोर्स लगाओगे ना फ्लूइड पे, अगर आप शियर फोर्स लगाओगे और एक बार वो डिफॉर्म कर गया, तो वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके आसपास कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी के सरफेस पे, उस वाटर बॉडी के सरफेस पे क्या करना? एक शियर फोर्स लगाना। क्या फ्लूइड आगे मूव करेगा? है ना? कोई भी वाटर बॉडी है, मान लो वाटर बॉडी है, इसके फ्री सरफेस पे अगर आपने एक शियर फोर्स लगाया, तो फ्लूइड मूव आगे करता है? जरा जरा ये शियर फोर्स हटा दो तुम, ये शियर फोर्स हटाओ, क्या फ्लूइड वापस ट्रेवल करता है बैक? क्या वो फ्लूइड जो डिफॉर्म हुआ था, क्या वापस आता है क्या? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो फ्लूइड है, वो शियर फोर्स को हटाने के बाद भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता? ये तो पॉइंट नंबर 1 था। ये तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखो बहुत ध्यान से सुनो बात, देखो ध्यान से। जब तुमने एक सॉलिड बॉडी के ऊपर, बिल्कुल सुनना ध्यान से बात, जब तुमने एक सॉलिड बॉडी के ऊपर एक फिक्स अमाउंट का, बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, एक सॉलिड बॉडी के ऊपर तुमने एक फिक्स अमाउंट का शियर फोर्स लगाया, फिक्स अमाउंट का, लेट सपोज एक्स फिक्स अमाउंट है इसकी, तो क्या तुम्हें एक फिक्स अमाउंट का एंगुलर डिफॉर्मेशन मिलता है ना? जब एक सॉलिड बॉडी पे तुम एक फिक्स अमाउंट का शियर फोर्स लगाते हो, तो क्या तुम्हें फिक्स अमाउंट का ये मिलता है? कहने का मतलब क्या ये एंगल बार बार चेंज होता है क्या? मैंने सॉलिड बॉडी पे एक कांस्टेंट शियर फोर्स लगाया, मैंने एक सॉलिड बॉडी पे एक कांस्टेंट शियर फोर्स लगाया, तो क्या उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आई, क्या वो हर पॉइंट पे चेंज होती है क्या? अभी ये एंगल है, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, या फिक्स होती है वो? एक बार आपने शियर फोर्स लगाया, सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन आई, फिक्स, शियर फोर्स हटाया, सॉलिड अपनी बैक पोजीशन पे। ये केस फ्लूइड के साथ नहीं होता। अगर आपने, सुनो ध्यान से बात,
अगर आपने इस फ्लूइड बॉडी पे एक फिक्स अमाउंट का शियर फोर्स लगाया ना, तो आपको एक फिक्स एंगुलर स्ट्रेन नहीं मिलता। कहने का मतलब जब तक आपका ये शियर फोर्स लगा रहेगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब तक आपका ये शियर फोर्स लगेगा, भले ही ये शियर फोर्स कांस्टेंट है, आपका ये वाला एंगल, आपका जो ये शियरिंग एंगल है, क्या करता है, ये चेंज करता है। अब मुझे पता है ये बात अभी समझ में नहीं आई, इसको अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो बात, देखो। और यही पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स का बेस है, देखो ध्यान से सुनो, इसे प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के समझा रहा हूं, देखना जरा। अभी कोई नोट नहीं करेगा, सबको समझना है, मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। ये मेरी फ्लूइड बॉडी है, फ्लूइड बॉडी, नीचे लिखता हूं। आपने इस फ्लूइड बॉडी पे क्या लगाया, आपने इस फ्लूइड बॉडी पे एक शियर फोर्स लगाया भी, ठीक है। हमें पता है कि शियर फोर्स लगाने से क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा। क्योंकि शियर स्ट्रेस आएगा तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी डिफॉर्मेशन, किसके अंदर, शेप के अंदर। ये लो, ये मिली मुझे डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, आपने शियर फोर्स लगाया 50 किलो न्यूटन का। लेट अस सपोज जो आपने शियर फोर्स लगाया वो लगाया आपने 50 किलो न्यूटन का, आपने इसकी वैल्यू चेंज नहीं करी। अगर यही बॉडी फ्लूइड बॉडी की जगह सॉलिड बॉडी होती और आपने 50 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लगाया होता, तो आपको एक फिक्स अमाउंट का फाई मिलता। कहने का मतलब, अगर मान लो अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 3:53 हो रहे हैं, अभी 3:53 हो रहे हैं, तो जब आपने शियर फोर्स लगाया इस पे कितना, जब आपने इस पे शियर फोर्स लगाया 50 का, ठीक है, तो आप 3:53 पे आए, तब आपको कितना एंगल मिला, तब आपको इसका जो डिफॉर्मेशन एंगल मिला वो फाई मिला, ठीक है। आप 1 घंटे बाद आए, लेट अस सपोज आप आए 4:53 पे, अभी भी जो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करी आपने। सॉलिड बॉडी के अंदर जब तुम ये शियरिंग एंगल मेजर करोगे ना, अभी भी कितना आएगा, सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा, अभी भी सेम आएगा। तुम आए 6:53 पे, लेट सपोज तुम आए 6:53 पे, जब तुम 6:53 पे आए, अभी भी इस सॉलिड बॉडी के अंदर तुमने शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, अभी भी इस सॉलिड बॉडी के अंदर तुम्हें जो एंगल मिलेगा वो सेम मिलेगा। कहने का मतलब, सॉलिड बॉडी के अंदर ये एंगल टाइम के साथ चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। अगर शियर फोर्स आपने कांस्टेंट कर दिया, तो ये शेयरिंग एंगल भी आपको कांस्टेंट मिलेगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। क्या हम लोग ऐसा पढ़ते हैं सॉलिड के अंदर, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू फाई, ऐसा कुछ कुछ आया ना, पढ़ते हो आप लोग, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू फाई। अब बिल्कुल बात ध्यान से सुनो मेरी, देखो ध्यान से बात सुनो। अगर ये सॉलिड की जगह फ्लूइड बॉडी हो, ठीक है, इस फ्लूइड बॉडी पे आपने क्या लगाया, इस फ्लूइड बॉडी पे आपने वापस 50 किलो न्यूटन का शियर फोर्स लगाया। जब आपने इस पे शियर फोर्स लगाया, तो अभी आपने लेट सपोज 3:53 पे इसका एंगल देखा, वो था फाई वन था। जब आप 1 घंटे बाद इसका डिफॉर्मेशन एंगल चेक करने आए ना, वो आपको सेम नहीं मिलेगा। मैं इसमें डिफॉर्मेशन बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से। देखो, जब आप 353 पे आए, तो आपको जो डिफॉर्मेशन मिली वो फाई 1 मिली, ठीक है बात। जब आप 1 घंटे बाद आए 453 पे, जब आप 1 घंटे बाद आए 453 पे, तो आपको सेम शेयर फोर्स पे, सेम शेयर फोर्स पे जो डिफॉर्मेशन मिली, कितनी मिली, वो आपको डिफॉर्मेशन मिली फाई 2, ये बड़ा वाला एंगल मिला आपको इस बार, ये कंप्लीट एंगल फाई टू। जब आप 553 पे आए, 1 घंटे वापस बाद 553 पे, इस बार जो आपको डिफॉर्मेशन एंगल मिला, ये वाला कंप्लीट एंगल मिला,
φ3। और अभी भी आपने शेयर फोर्स को चेंज नहीं किया। एक बात बताओ, क्या आपको इस केस में सेम शेयर फोर्स पे जो एंगल मिल रहा है, क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है? क्या वो एंगल टाइम के साथ चेंज कर रहा है? हाँ या ना? तो एक बात बताओ, अगर मेरा अब ध्यान से सुनो बात, अगर मेरा शेयरिंग एंगल सेम शेयर फोर्स पे, अगर मेरा शेयरिंग एंगल सेम शेयर फोर्स पे चेंज कर रहा है, तो क्या ये बेवकूफी नहीं होगी कि मैं सिर्फ एक एंगल को स्टडी करूं जब वो चेंज कर रहा है? तो क्या ये समझदारी वाली बात होगी कि मैं एक एंगल को पकड़ के बैठ जाऊं, उसको स्टडी करूं? मुझे बताओ, तो मुझे क्या स्टडी करना पड़ेगा? क्या मुझे इस एंगल का चेंज स्टडी करना पड़ेगा जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है? मुझे बताओ, क्या मुझे इस शेयरिंग एंगल का चेंज स्टडी करना पड़ेगा? किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फाई ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं उस एंगल का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और मुझे ये बताओ कि मैंने इस एंगल का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों स्टडी किया? अरे बेवकूफों, क्योंकि जो शेयरिंग एंगल है किसके साथ चेंज हो रहा है? ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका देखो, आज बता रहा हूं इसको स्टडी कैसे करते हैं। इस टर्म को कहीं भी लिखा है, स्टडी कैसे करते हैं? इसका मतलब होता है डी फाई, मतलब आप फाई का चेंज देखना चाहते हो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। कभी कभी ये लिखा होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये तो पता है सबको, स्लोप होती है ये टेन थीटा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम लोग वाई का चेंज देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बात क्लियर है? तो फ्लूइड, अब मुझे एक बात बताओ, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर शियर फोर्स जब आएगा तो क्या फ्लूइड का डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होगा? क्या फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब आप एक फ्लूइड पे शियर फोर्स लगाओगे तो क्या उसका डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होगा? डिफॉर्मेशन कांस्टेंट से मेरा मतलब है, क्या आपको सिर्फ एक ही एंगल मिलेगा? क्या आपको सिर्फ एक एंगल मिलेगा? नहीं, आपको जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, आपको सेम शियर फोर्स पे वैल्यू ऑफ एंगल अलग अलग मिलेगी। कहने का मतलब है, जो मेरा शियरिंग एंगल है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है? वो चेंज करता है, वो चेंज करता है। अब बिल्कुल ध्यान से बात सुनो, देखो, जो मेरी ये ब्लू वाली लाइन है ना, ये वाली फर्स्ट लाइन, लेट अस सपोज मैंने इस पे 3 पॉइंट्स मार्क किए, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। ध्यान से देखते रहना, मैंने इस ब्लू लाइन पे 3 पॉइंट मार्क किए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। जब मैं थोड़ी देर बाद देखने आया, जब मैंने शियर स्ट्रेस लगाया, तो ये पॉइंट नंबर 1 कहां पे आ गया? ये पॉइंट नंबर 1 यहां पे आया, इसको मैंने बोला क्या? पॉइंट नंबर 1 डैश। और ये 2 वाला पॉइंट कहां पे आया? 2 वाला पॉइंट यहां पे आया, इसको बोला क्या? 2 डैश। और थर्ड पॉइंट तो अपनी जगह वहीं पे ही है। क्लियर? ठीक है। 1 घंटे बाद वापस देखा मैंने, 1 घंटे बाद जो ये वाला पॉइंट था 1, वो पहले 1 डैश पे था, अब कहां पे आ गया? अब वो यहाँ पे आ गया। इसको नया नाम दिया क्या? इसको नाम दिया पॉइंट 1 डबल डैश। ये जो पॉइंट 2 डैश पे था, ये मूव होके कहां पे आ गया? ये आ गया 2 डबल डैश पे, और ये 3 तो यहीं पे रहा। एक और बात, 1 घंटे बाद चेक किया, जो ये पॉइंट था 1, ये कहां पे आ गया? ये यहाँ पे आ गया। इसको क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे 1 ट्रिपल डैश। इसको क्या नाम दोगे? 2 को, इसको नाम दोगे 2 ट्रिपल डैश। मुझे एक बात बताओ, क्या टाइम के साथ में पॉइंट नंबर 1 जो आपने मार्क किया था स्टार्टिंग में, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स, पॉइंट नंबर 1 जो आपने स्टार्टिंग में मार्क किया, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ शियर फोर्स, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्या बार बार? और कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपनी पोजीशन बार बार चेंज करती है, क्या बोलते हैं बॉडी किस कंडीशन में है? अगर एक बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बार बार चेंज करती है, क्या बोलते हैं उसको? मोशन बोलते हैं उसको, मोशन बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि फ्लूइड मोशन में किस फोर्स की वजह से आता है? जो फ्लूइड मोशन कर रहा है वो किस फोर्स की वजह से कर रहा है? वो शियर फोर्स की वजह से कर रहा है। नॉर्मल फोर्स लगाओगे फ्लूइड में, तुम्हारी उंगली फ्लूइड के अंदर चली जाएगी, कोई कोई मूवमेंट नहीं होगा उसका। हाँ, करके देख लेना, रिवर सरफेस है या कैनाल सरफेस है या कोई तुम्हारे आसपास नाला होगा गली में, उसमें उंगली डुबाना अपनी, फ्लो नहीं करेगा फ्लूइड। बट अगर उस सरफेस पे तुम एक शियर फोर्स लगाओगे, फ्लूइड फ्लो करेगा, फ्लूइड फ्लो करेगा। अच्छा चलो, एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, ये जो तुम्हारे सामने फ्लूइड फ्लो किया, ध्यान से बात सुनना, अगर तुमसे थोड़ा सा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्या यहाँ पे फ्लूइड अपनी कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन दे रहा है क्या? पहले थीटा 1 मिली मेरे को,
फिर मेरे को θ2 मिली, फिर मेरे को θ3 मिली, क्या उसकी डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली हो रही है क्या? है ना? जब आपने शियर फोर्स लगाया, क्योंकि उसका जो शियरिंग एंगल है वो कांस्टेंट नहीं है। एक बात सुनो, अगर आपने शियर फोर्स लगाया और मेरे फ्लूइड का शियरिंग एंगल कांस्टेंट होता, तो क्या उसकी डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस होती? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो ये पॉइंट 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 1 डैश पे निकल के आता, बस खत्म बात हो जाती यहां तक? मेरा जो पॉइंट 1 डैश है, ये मेरा जो पॉइंट 1 है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे आता? 1 डैश पे आता। और जो मेरा ये पॉइंट 2 है, ये कहां पे आता? सिर्फ ये पॉइंट 2 डैश पे आता है। बट क्योंकि इसका जो एंगल है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज हो रहा है। दैट इज वाई पहले ये 1 डैश पे आया, फिर ये 1 डबल डैश पे आया, फिर 1 ट्रिपल डैश पे आया। तो कॉन्टिन्यूस क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रही है। अब मेरी बात का बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्या ये कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन ही अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स मेरे फ्लूइड के फ्लो का रीजन है क्या? तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फ्लूइड फ्लो क्यों करता है? पहली बात तो फ्लूइड फ्लो करता है शियर फोर्स के कारण। और क्यों करता है? क्योंकि शियर फोर्स के कारण उसकी कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन होती है। अब चलते हैं हमारी स्टडी पे, जो हमने बेसिक चला था। फ्लूइड मैकेनिक्स पे क्या करते हैं हम लोग? फ्लूइड मैकेनिक्स पे हम लोग फ्लूइड पे स्टडी करेंगे किसकी? एक्सटर्नल फोर्सेस की। क्या आपने एक शियर फोर्स लगाया क्या एक्सटर्नल? हाँ या ना बताओ? क्या आपने फोर्स लगाया? तो उस फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ? क्या उस फोर्स का ये इफेक्ट हुआ कि मेरा फ्लूइड मूव करने लगा? आया ना? तो दो ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा कि जो फ्लूइड फ्लो करता है वो किस फोर्स की वजह से करता है, नॉर्मल फोर्स या शियर फोर्स? शियर फोर्स की वजह से। शियर फोर्स की वजह से। और सुनो बात, शियर फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन आती है, जो कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन आती है, वही रीजन होता है फ्लूइड फ्लो का, या उसी को बोलते हैं फ्लूइड का फ्लो करना। सबको बात क्लियर है? लिखवा दूं सारी चीजें? सारी चीज लिखवा दूं? तो मुझे एक बात बताओ, फ्लूइड के अंदर थीटा इंपॉर्टेंट है या डी थीटा बाई डी टी इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म? फ्लूइड के अंदर सेकंड टर्म इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, मुझे इस फाई से तो कोई मतलब ही नहीं ना। फाई से मतलब तब होता जब एक गिवन शियर फोर्स के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती, और जबकि हमने देखा कि फ्लूइड के अंदर एक गिवन शियर फोर्स के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। इसलिए मुझे इसका स्टडी करना है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मेरी मजबूरी हो गई करना। अगर ये फाई की वैल्यू कांस्टेंट होती तो मैं सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू को स्टडी करता, बट ये फाई टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसलिए मेरी मजबूरी है इस फाई के रेट को स्टडी करना। मेरी मजबूरी है डी फाई बाई डी टी को स्टडी करना। सबको बेसिक क्रिस्प क्लियर है फ्लूइड मैकेनिक्स का? बेटा ये बेस है इसका। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है ना तो अभी पूछो, अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है ना तो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स मक्खन चलेगा। मुझे एक बात बताओ, फ्लूइड में और फ्लो में क्या अंतर है? फ्लूइड में और फ्लो में क्या अंतर है? इस गिलास में रखा हुआ फ्लूइड, मान लो ये बीकर है, मैंने इसमें पानी रख दिया, ये पानी अभी फ्लूइड कहलाएगा या फ्लो कहलाएगा? ये फ्लूइड कहलाएगा। अगर इसी फ्लूइड का कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन हो, फॉर एग्जांपल रिवर के अंदर, भाई रिवर के अंदर भी तो पानी है, रिवर के अंदर भी तो पानी है, वो पानी क्या अंडर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन है, अंडर द एक्ट ऑफ शियर फोर्स? रिवर के अंदर जो पानी है, क्या उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन आ रही है क्या शियर फोर्स के कारण? तो क्या तुम रिवर के अंदर पानी स्टडी करते हो, फ्लो स्टडी करते हो? रिवर के अंदर पानी स्टडी करते हो, फ्लो स्टडी करते हो? फ्लो स्टडी करते हो। अरे बहुत सारे नाम सुनोगे, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो फ्लूइड के मोशन को क्या बोलते हैं? फ्लो बोलते हैं। व्हेन अ फ्लूइड इज मूविंग, फ्लोइंग, तो वो क्या हो जाएगा? वो फ्लो कहलाएगा। चाहे वो यूनिफॉर्म फ्लो हो, चाहे वो कैसा फ्लो हो, चाहे वो आपका स्टेडी फ्लो हो, चाहे वो लेमिनार फ्लो हो, चाहे वो क्या हो, टर्बुलेंट फ्लो। तो पहली चीज ये बताइए आपको कि फ्लूइड एक अलग चीज है और फ्लो एक अलग चीज है। अगर दोनों चीजें अलग अलग हैं, सुनो ध्यान से, अगर दोनों चीजें अलग अलग हैं तो दोनों की क्या प्रॉपर्टी भी अलग अलग होंगी? अगर दोनों चीजें अलग अलग हैं तो क्या दोनों की प्रॉपर्टी भी होंगी? फॉर एग्जाम्पल सुनो बात ध्यान से, मान लो मैं एक फ्लूइड हूं, लेट अस इमेजिन मैं एक फ्लूइड हूं, अभी मैं रेस्ट कंडीशन में हूं, तो तुम लोग क्या चेक करोगे? तुम लोग मेरे कान चेक करोगे, मेरी आंखें चेक करोगे, मेरा नाक चेक करोगे, मेरे बाल चेक करोगे, बट
अगर मैं भाग रहा हूं, अगर मैं मूव कर रहा हूं, तो क्या तुम मेरे बाल चेक करोगे, या तुम मेरी वेलोसिटी चेक करोगे, या मेरी एक्सेलरेशन चेक करोगे? तुम मेरी वेलोसिटी चेक करोगे। कहने का मतलब बंदा वही है, अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो फ्लूइड है, उसकी प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट तरीके से स्टडी करेंगे। बट अगर वही फ्लूइड, वही बंदा मोशन में है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट तरीके से स्टडी करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज का सिग्निफिकेंट बदल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मूव कर रहा हूं, अगर मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नहीं है? बताओ आप पहले। मुझे ये जानना जरूरी है कि मेरा पानी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये सब हमें डिटेल में देखना है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं पालनी कि फ्लूइड और फ्लो में क्या अंतर होता है। अ मूविंग फ्लूइड इज टर्म्ड एज फ्लो। सबको क्लियर? फ्लूइड अलग, फ्लो अलग, दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग। चलो एक बात बताओ, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर आपका वाटर फ्लो कर रहा है, अगर आपका वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर छोड़ो, अगर आपका मरकरी फ्लो कर रहा है, अगर आपका मरकरी फ्लो कर रहा है, तो आप उस फ्लोइंग मरकरी की डेंसिटी निकालोगे या उसकी वेलोसिटी निकालोगे? वेलोसिटी। अगर वही मरकरी आपका बीकर के अंदर स्टैटिक कंडीशन पे है, मतलब मूव नहीं कर रहा, तब उसकी वेलोसिटी निकालोगे, डेंसिटी निकालोगे? डेंसिटी निकालेंगे। तो कहने का मतलब, जिस कंडीशन में मेरा फ्लूइड होगा, उस कंडीशन के हिसाब से जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस रखती होगी, मैं उसको स्टडी करूंगा। कहने का मतलब, अगर अगर मेरा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको स्टडी करूंगा। अगर मेरा फ्लूइड मोशन में है, वो एक फ्लो में कन्वर्ट हो गया, तो मैं वहां पे उसकी डेंसिटी को नहीं देखूंगा, मैं उसकी वेलोसिटी को देखूंगा। सबको क्लियर है बात? सबको बात क्लियर है? अब मुझे बस सारी बातें लिखवानी है। इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि फ्लूइड के फ्लो का कारण क्या है, क्या बोलोगे? शियर फोर्स। और क्यों है? क्योंकि शियर फोर्स के कारण उसका जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है, वो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूअस होता है, कांस्टेंट नहीं होता। एक और चीज, एक और चीज बताओ मेरे को जरा दिमाग लगा के। मान लो रिवर का सरफेस है, तुम उस रिवर के सरफेस पे अगर हल्का सा भी शियर फोर्स दोगे, बिल्कुल छोटा सा भी हो, तब भी क्या फ्लूइड मूव करने लगेगा? क्या, हाँ या ना? तो क्या फ्लूइड का फ्लो, क्या फ्लूइड की मूवमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स पे डिपेंड करती है? वो अलग बात है, वो अलग बात है, अगर ज्यादा शियर फोर्स दोगे तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लो, एग्जांपल एग्जांपल देता हूं, मान लो एक पानी है, पानी का सरफेस है, अगर आपने इस पानी के सरफेस पे छोटा सा भी शियर फोर्स लगाया, उसकी डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगी और उसकी कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन होगी, वो फ्लो करने लगेगा। कहने का मतलब, एक एक फिक्स अमाउंट का शियर फोर्स नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मुझे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का शियर फोर्स लगाना पड़ेगा तभी फ्लूइड मूव करेगा। अगर आपने छोटे से छोटा भी शेयर फोर्स लगाया ना, तो आपका फ्लूइड मूव करना चालू करेगा। क्लियर बात सबको? चलो देखो, लिखता हूं सारी बात। अब अपने नोट्स बनाओ आराम से बैठ के। पहले मैं फ्लूइड बता रहा हूँ, फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद जितने भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई हैं, जितने भी मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं सॉलिड और फ्लूइड में, सारे लिखवाता हूँ। ठीक है? देखते हैं फ्लूइड क्या होता है। व्हाट इज फ्लूइड? इट मे बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस that is capable of that is capable of deforming, उसको डिफॉर्मिंग भी बोल सकते हैं, उसी को फ्लोइंग भी बोल सकते हैं, और उसी को क्या बोल सकते हैं? मूविंग भी। तीनों वर्ड सेम है। क्योंकि क्योंकि कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन को आपने क्या बोला था, देखो ना, यहाँ पे जो पॉइंट वन था, इसका कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा था, और आपने इसी कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन को क्या बोला था? फ्लो बोला था या मोशन बोला था। क्यों? क्योंकि जब एक बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूअसली मूव करती है, क्या बोलते हैं उसको? मोशन बोलते हैं।
It may be defined as a substance that is capable of flowing, deforming, moving under the action of shear force whatever the value of that shear force, whatever the value of that shear force। कहने का मतलब छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, अब बिल्कुल बच्चों वाला पॉइंट, it has no fixed shape of its own। ये तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। and takes the shape of container। next, in this substance intermolecular distance is larger as compared to solid substance। नोट करो। डन, नोटेड। आपको नोट्स साथ साथ लिखने हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाओगे तो आपका ही फायदा है। ये पीडीएफ तो मिलेगी आपको, उसकी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस देखा था। जरा मुझे बताना, सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो डिफरेंस है वो ड्यू टू नॉर्मल फोर्स है या ड्यू टू शियर फोर्स है? सॉलिड में और फ्लूइड में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, कौन से फोर्स के कारण है? वो शियर फोर्स के कारण है। क्योंकि नॉर्मल फोर्स को दोनों ने रेजिस्ट किया और हटाने के बाद दोनों अपनी अपनी ओरिजिनल शेप में आए। एक कौन सा ऐसा फोर्स था जिसने मुझे डिस्टिंग्विश करके बताया सॉलिड और फ्लूइड के अंदर? और ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। कौन सा वो फोर्स है जो मुझे ये बता सकता है कि ये प्रॉपर्टी सॉलिड है और ये प्रॉपर्टी फ्लूइड है? शियर फोर्स। क्योंकि सॉलिड पे जब आपने शियर फोर्स लगाया आपको कांस्टेंट डिफॉर्मेशन मिली, वो फ्लो नहीं करा। बट जब आपने फ्लूइड के ऊपर शियर फोर्स लगाया उसकी जो डिफॉर्मेशन है, जो फाई है, वो कांस्टेंट नहीं आया, वो टाइम के साथ चेंज किया, कॉन्टिन्यूअस डिफॉर्मेशन। और फ्लूइड ने उसे क्या किया, मोशन, उसके कारण उसका मोशन हुआ। तो फर्स्ट है हमारे पास में, दैट इज सॉलिड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसमें लिखेंगे हम क्या, फ्लूइड्स। बिल्कुल तमीज से डायग्राम बनाओगे एकदम। ये शियर स्ट्रेस लगाने की पहली कंडीशन थी। जब आपने क्या किया, शियर स्ट्रेस लगाया इस पे, शियर फोर्स बोल लो, शियर स्ट्रेस बोल लो, एक ही बात है, फिलहाल एक ही बात है अभी। तो हमारी जो सॉलिड बॉडी है वो क्या कर गई, हमारी सॉलिड बॉडी डिफॉर्म कर गई। जब हमारी सॉलिड बॉडी डिफॉर्म करी, इसके अंदर जो आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिला, ये डिफॉर्मेशन कैसा था? ये डिफॉर्मेशन कांस्टेंट था। एक कांस्टेंट एंगल आपको फाई मिला जब आपने एक वी अमाउंट का शियर फोर्स लगाया। अब मैं लिख रहा हूं इसके अंदर, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ
shear force of fixed angular deformation is observed in case of solids and after the removal of this shear force, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, which was within elastic limit. क्या मुझे ये लाइन लिखनी जरूरी थी ना? क्योंकि अगर ये लाइन नहीं लिखता तो मैं कमेंट नहीं कर सकता था कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा या नहीं आएगा. अच्छा जरा बताना, अगर आपने शेयर फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा दिया तो क्या सॉलिड अपनी पोजीशन पे पूरा वापस आएगा? अगर आपने शेयर फोर्स उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगाया तो क्या सॉलिड बॉडी पूरी की पूरी शेप में वापस आएगी? नहीं. क्या बनेगा उसके अंदर? एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हो? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हो उसको. On the application of shear force, a fixed angular deformation is observed in the case of solid, and after removal of this shear force which was in elastic limit, solid body comes back into its original position. So next point. So in case of solids, we study tau is proportional to क्या? Phi. So in case of solid, we study tau is proportional to phi. Whereas in case of liquids, देखो कहानी क्या है. लिक्विड के केस में जब आप क्या लगाओगे, जब आप सेम शेयर स्ट्रेस लगाया आपने, इधर भी आपने शेयर स्ट्रेस बोलो या शेयर फोर्स बोलो लगाया, इस बार आपको कांस्टेंट डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. कुछ टाइम बाद जो फ्लूइड बॉडी डिफॉर्म हुई इस तरीके से हुई. कुछ टाइम बाद जब आए तो सॉलिड बॉडी का डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ, सॉरी फ्लूइड बॉडी का डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ. एयर उसमें आ गया ना विक्रांत, फ्लूइड में आ गया ना एयर. पढ़ेंगे अभी फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, लिक्विड एंड एयर, लिक्विड एंड गैस, है ना. जब हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों कवर हो गया, आपका लिक्विड भी आ गया और आपका गैस भी आ गया. ठीक है, देखो ध्यान से, अभी लिखना बंद करो, ध्यान से देखो. जब आपने शेयर फोर्स लगाया सेम, कुछ टाइम बाद आपको डिफॉर्मेशन कितनी मिली? आपको डिफॉर्मेशन मिली फाई. ये आपको डिफॉर्मेशन मिली फाई 1 आफ्टर टाइम t1. जब आप थोड़े टाइम बाद चेक करने आए, ये एंगल चेंज हो गया, कितना हो गया? ये एंगल चेंज हो गया फाई 2. कितने टाइम बाद? t इक्वल्स टू t2 बार. जब तुम थोड़े टाइम बाद वापस चेक करने आए t3 पे, ये डिफॉर्मेशन, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन कितनी होगी? ये हो गई फाई 3. अब जरा बताओ, क्या सेम शियर फोर्स के लिए जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है क्या वो कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट नहीं. So on the application of
on the application of shear force, a fixed angular deformation, ये राइटिंग बहुत गंदी हो गई, a fixed angular deformation. साहिल तुम लिखने रहे हो क्या? सुहेल लिखने रहे हो तुम साथ में? अब उसने कैमरा ऑफ कर लिया. A fixed angular deformation is not observed. Not observed. Rather, it changes continuously with time. Also, after the removal of this shear force, fluid does not come back to its original position. देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, पहले यहाँ देखो, बाद में लिखना, पहले यहाँ देखो. सॉलिड के अंदर, अरे कोई बात नहीं, इतना क्यों सेंटी हो जा रहे हो. सॉलिड के अंदर मान लो ये पॉइंट था, इसको बोला 1. जब आपने शियर फोर्स लगाया, कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया 1 डैश पे. जब शियर फोर्स हटाऊंगा, ये 1 डैश वापिस से कहाँ पहुंच जाएगा? 1 पे. इधर आओ, फ्लूइड के अंदर सेम पार्टिकल उठाओ, सेम पार्टिकल 1, शियर फोर्स लगाया, कहाँ पहुंचा? 1 डैश पे. अभी शियर फोर्स हटाया नहीं है, लगा हुआ है. पहले 1 डैश पे पहुंचा, T1 पे. T2 जब तुमने थोड़े टाइम बाद देखा, कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया 1 डबल डैश पे, नई पोजीशन पे. जब थोड़े टाइम बाद देखा, ये कहाँ पहुंच गया? 1 ट्रिपल डैश पे. अब तुमने शियर फोर्स रिमूव कर दिया. क्या ये 1 ट्रिपल डैश अपनी पोजीशन पे वापस आएगा? यहाँ पे 1 पे. वही तो बताया था. अगर तुमने सरफेस, मान लो एक स्टील सरफेस है, उस पे एक शियर फोर्स लगाया, एक बार अगर फ्लूइड डिफॉर्म कर गया, तो जब तुम शियर फोर्स हटाओगे, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा. कभी देखा ऐसे कि रिवर फ्लो हुई, उस पे से शियर फोर्स हटा, वापस बैक फ्लो? अच्छा, कुछ लोग ना ये सोच रहे होंगे कि सर, जो रिवर फ्लो करती है ना, वो तो अपने वेट के कारण करती है, ग्रेविटी के कारण. यस और नो? जो रिवर फ्लो करती है, वो तो अपने वेट के कारण करती है ना? अरे बेवकूफों, जो रिवर का वेट है ना, वो किस फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है? वो शियर फोर्स की तरह. अरे पढ़ते हो, एक नॉर्मल कंपोनेंट, एक टेंजेंट कंपोनेंट. हाँ भाई, जब एक स्लोप पे कोई चीज फ्लो करती है, एक नॉर्मल कंपोनेंट आता है, एक क्या आता है? टेंजेंट कंपोनेंट. टेंजेंट कंपोनेंट ही क्या होता है? शियर ही तो होता है टेंजेंट. अरे यूजलेस फेलोज, देखो ध्यान से. जब भी कोई चीज फ्लो कर रही है, लेट अस सपोज, इधर ध्यान दो, रिवर एक ओपन चैनल फ्लो है, इसको फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? स्लोप चाहिए इसको फ्लो करने के लिए. ये पानी है, इसको स्लोप चाहिए. देखो ध्यान से, लेट अस सपोज इसका जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है? इसका वेट एक्ट कर रहा है mg. ये जो रिवर का बेड है, ये एंगल बना रहा है थीटा. जरा बताना, ये कंपोनेंट कौन सा होता है और ये कंपोनेंट कौन सा होता है? अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी थीटा होगा. क्या बोलोगे इसको? mg cos थीटा. ये कितना होगा? mg sin थीटा. ये तो सबको पता है, लेकिन इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? अरे ये नॉर्मल कंपोनेंट है भाई, नॉर्मल कंपोनेंट. क्या इस नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है क्या? अभी आपको सिखाया कि फ्लूइड कौन से फोर्स की वजह से फ्लो करता है? शियर फोर्स. ये वाला कंपोनेंट का नाम क्या है? इस वाले कंपोनेंट का क्या नाम है? क्या इसको बोलते हो आप लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट? सबको पता है, पता सबको है, लेकिन कोई रिलेट नहीं कर पाता. सबको पता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये नॉर्मल कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है. क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट. टेंजेंट किसका नाम होता है? शियर फोर्स का दूसरा नाम है, शियर फोर्स. तो किस फोर्स के कारण रिवर फ्लो करी? शियर फोर्स के कारण. क्या इस नॉर्मल फोर्स के कारण रिवर ने फ्लो किया?
सारी कनेक्ट, जो सारे पॉइंट है क्या कनेक्ट कर पा रहे हो अच्छे से? लिखो इसके अंदर पे। सो इन दिस केस, सो इन दिस केस in this case of fluids, we will study what we will study, we will study tau is proportional to what? क्या लिखूं यहां पे? d phi by dt, d phi by dt। और ये d phi by dt क्यों आया? क्योंकि phi का जो वेरिएशन है, phi का जो चेंज है, phi किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? क्या phi shear force के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? is phi is changing with respect to shear force? ये जो एंगल है, ये जो एंगल मैंने यहां बनाया, क्या ये shear force के साथ चेंज हो रहा है क्या? किसके साथ चेंज हो रहा है? टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज चेंजिंग। क्या बोलते हैं इसको? किसी भी क्वांटिटी को जब स्टडी करते हैं उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डी फाई बाई डी टी इज टर्म्ड एज क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयरिंग एंगल, शेयरिंग एंगल आफ्टर द रिमूवल ऑफ, यस यस यस, इसकी कहानी करेंगे जब फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी पढ़ा दूंगा ना, विस्कोसिटी, उस पर मैं तब कमेंट कर पाऊंगा, अभी मैं आपको नहीं बता सकता वो चीज। ठीक है बात? जब हम विस्कोसिटी देख लेंगे कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ शियर, आफ्टर द रिमूवल ऑफ शियर फोर्स, देखो मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई, जब आप शियर फोर्स को रिमूव कर दोगे ना, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आएगा, बट हो सकता है कि वो कुछ फ्लो होने का रुक जाए, और वो कब रुकेगा वो डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टी पे, जिसको बोलते हैं क्या? विस्कोसिटी। विक्रांत क्लियर है? जब आपने शियर फोर्स हटाया ना, तो कुछ फ्लूइड कुछ टाइम तक तो कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करते रहते हैं और कुछ टाइम बाद रुक जाते हैं, वो डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं उसको? विस्कोसिटी बोलते हैं। देखेंगे आगे। ये नोट किया सबने? हाँ भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलो आगे। चलो नेक्स्ट। अब ये बताओ, जो हमारे पास फ्लूइड है, कितने टाइप के होते हैं फ्लूइड? फोर्स है, हाँ, जब तक आपका शियर फोर्स लगा हुआ है तब तक तो मूव करता ही रहेगा, तब तक वो मूव करता रहेगा। अगर आपने शियर फोर्स हटाया तो फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पिक्चर में आ जाती हैं, जो हमें ये बताएंगी कि वो कब तक फ्लो करता रहेगा, मतलब कितने टाइम बाद वो फ्लो करना बंद कर जाए। ठीक है? जब तक लेकिन शियर फोर्स है तब तक वो फ्लो करता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, हमारे पास जो फ्लूइड है कितने टाइप के होते हैं? लिक्विड और क्या? गैस। कुछ है ही इसमें, तो सिंपल बचपन वाली बात है। लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? गैस भी हो सकती है। वेदर कैन बी लिक्विड और गैस। अगर तुमसे क्लासिफिकेशन पूछूं लिक्विड और गैस में, कैसे क्लासिफाई करोगे? लिक्विड और गैस के अंदर क्लासिफिकेशन या इनके अंदर डिफरेंस कैसे बताओगे? क्या मैं ये बोल सकता हूं, सुनो ध्यान से, लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है बिटवीन पार्टिकल्स, वो एज कंपेयर टू गैसेस थोड़ा कम होता है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू गैसेस थोड़ा कम होता है, मतलब उसके पार्टिकल थोड़े ज्यादा पास पास होते हैं। जो गैस होती है उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा दूसरा लिक्विड के पास एक फिक्स वॉल्यूम होती है। ध्यान से मेरे वर्ड सुनना, लिक्विड के पास एक फिक्स वॉल्यूम होती है। कहने का मतलब सुनो ध्यान से, मान लो
मेरे पास 100 लीटर ऑफ पानी है, या 100 छोड़ो, मेरे पास 1 लीटर पानी है। अगर मैं 1 लीटर पानी को एक बीकर में डालूंगा, अगर मैं 1 लीटर पानी को एक बीकर में डालूंगा, तो वो बीकर की कितनी वॉल्यूम लेगा? 1 लीटर। 1 लीटर। अगर मैं 1 लीटर पानी को गिलास में डालूंगा, तो वो गिलास से कितनी वॉल्यूम लेगा? 1 लीटर। कहने का मतलब जो लिक्विड्स होते हैं, इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, वो कंटेनर के साथ वेरी नहीं करती। हाँ, शेप वेरी करती है। शेप क्या करती है? शेप वेरी करती है। अगर उसी 1 लीटर लिक्विड को बीकर में डालोगे तो बीकर की शेप लेगा, उसी 1 लीटर को अगर ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप लेगा, बट उसकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी। बट क्या सेम चीज लगता है गैस के साथ होती होगी? नहीं होती। गैस के पास फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता ही नहीं। गैस को तुम जिस कंटेनर में डालोगे, चाहे वो देखो, मान लो लेट्स सपोज तुम्हारे पास तुम्हारे पास 2 ग्राम गैस है या 1 लीटर गैस है। अगर तुमने 1 लीटर गैस को एक बड़े से 1000 लीटर कंटेनर में डाल दिया ना, तो वो उसकी वॉल्यूम ले लेगा, फैल जाएगा पूरे में। क्लियर है बात? तो बस लिखना है, अब तो कुछ नहीं है इसमें। लिक्विड क्या होता है? दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लूइड which have definite volume but no definite shape. In these fluids, intermolecular distance is less than that of gases. अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सोच के बताना। अगर इनके इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम है, लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो कम है, तो कमेंट करना इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा या ज्यादा होगा? जैसे मान लो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो, ये मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी, ये 2 मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, ये किसके अंदर है? ये गैस के अंदर है, ठीक है। देखो ध्यान से, लिक्विड के अंदर हमने क्या बोला कि जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या होता है? वो एज कंपेयर टू गैस कम होता है। मतलब जो एक्स है वो किससे कम है? वाई से कम है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, तो क्या ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होंगे? क्या ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होंगे? और अगर मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास हैं, तो इनका अट्रैक्शन कैसा होगा? इनका अट्रैक्शन आपस में ज्यादा होगा। तो लिक्विड के केस में ये भी बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होती है। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। और ये सारी कहानी जब इफेक्ट देखेंगे ना टेम्परेचर और प्रेशर का, तब पूछूंगा आपसे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर एज कंपेयर टू गैसेस, एज कंपेयर टू गैसेस। नेक्स्ट, अगर गैसेस की बात करें, बिल्कुल सिंपल है। दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लूइड which do not have which do not have fixed volume, do not have fixed volume. They take the, ये भी साथ से लिख देते, which do not have fixed volume and fixed shape. इनके पास ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स शेप होता है। दे they take the shape
एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में तुम डाल दोगे इनको, उनकी ये शेप भी ले लेंगे, उनकी वॉल्यूम भी ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 1 लीटर गैस है और तुमने उस 1 लीटर गैस को किसी ऐसे कंटेनर में डाल दिया जिसकी वॉल्यूम 100 लीटर है, तो हमारी जो गैस थी जिसकी वॉल्यूम 1 लीटर थी, उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? अब उसकी वॉल्यूम 100 लीटर हो जाएगी। वो कैसे होगी? जब उसके पार्टिकल्स आपस में क्या कर जाएंगे? फैल जाएंगे। सो लेसर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction between the particles। और ये ना, जो भी आपको बता रहा हूँ ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ज्यादा होगा, पूछूंगा ये बात नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो डिस्टेंस हैं ये टेम्परेचर पे और प्रेशर पे डिपेंड करते हैं। जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है ना, डिपेंड करता है वो। देखेंगे इनको आगे। अब मुझे ये बताओ, क्या आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होती है और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? क्या सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? क्या सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं? अभी तक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि फ्लूइड्स क्या होते हैं, मैकेनिक्स क्या होते हैं, हम करने क्या वाले हैं इसके अंदर। ठीक है सबको? चलो, अब देखो हमारे पास इसमें चैप्टर्स कौन कौन से। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रेशर मेजरमेंट। थर्ड है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स। मुझे एक बात बताओ, जब हम लोगों ने हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो सबसे पहले हमने सॉलिड की क्या पता करी थी? प्रॉपर्टीज पता करी थी, इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इलास्टिक प्रॉपर्टीज, उसका नाम इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों रखा था? क्योंकि हमने वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर देखी थी। सबको बात क्लियर है? तभी हमने नाम रखा था प्रॉपर्टीज का इलास्टिक प्रॉपर्टीज। सब कुछ नाम में होता है बेटा, सब कुछ कनेक्ट करके पढ़ा करो आपस में। प्रॉपर्टीज तो पढ़ी, लेकिन कौन से? इलास्टिक प्रॉपर्टीज। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आपने उन प्रॉपर्टीज का जो सिग्निफिकेंस है वो कहां तक रखा है? सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक रखा है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास buoyancy, then fluid kinematics, fluid kinematics, then fluid dynamics, then फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या कवर करेंगे? वॉर्टेक्स फ्लो, वॉर्टेक्स फ्लो। उसके बाद वियर्स एंड नोचेस, देन लेमिनार फ्लो, देन टर्बुलेंट फ्लो। जब ये दो फ्लो पढ़ लोगे तो इसकी एप्लीकेशन देखोगे कहाँ पे? पाइप फ्लो के अंदर। तो पाइप फ्लो, देन बाउंड्री लेयर थ्योरी, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, समझ में नहीं आती बात। बाउंड्री लेयर थ्योरी, और लास्ट है डायमेंशन एनालिसिस। कोई टॉपिक छूट गया तो मुझे बताओ, कोई टॉपिक इसमें मेंशन करना छूट गया तो बताओ। अरे, ओसीएफ एफएम का पार्ट, तुम लोगों ने एफएम और ओसीएफ एक सेमेस्टर में पढ़ा क्या?
अब ये आंसर दोगे तो फिर मैं क्या बोलूँ? सर पता नहीं सर, हमने तो सिविल ही पढ़ी है कि नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता है। सर हमने प्रॉक्सी मारी है सर क्लास में। अरे ओसीएफ तो तुम्हारा चल ही रहा है। हे भगवान, तुम्हारी रात वाली क्लास में ओसीएफ चल रहा है बेटा। कितनी बार ओसीएफ पढ़ोगे? पहले एफएम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ओसीएफ पढ़ा दूंगा बस, पर पहले एफएम पढ़ेंगे। ठीक है। जितना पढ़ाया है पढ़ के आओगे। कल से स्टार्ट करेंगे क्या, चैप्टर 1, या अभी थोड़ा पढ़ लें? थोड़ा पढ़ लें अभी। ओसीएफ फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन है। ओसीएफ इरिगेशन प्लस, सॉरी, जो आप कैनाल डिजाइनिंग करते हो ना उसका, और फ्लूइड मैकेनिक्स का एप्लीकेशन, और कुछ भी नहीं है उसमें। अगर आपको ये चीज समझ में आती है ना, फ्लूइड डायनामिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें बच्चों को हवा नहीं लगती कि बर्नौली क्या है, उसने क्या कर दिया। और यहाँ पे दिक्कत आती है सबको, जैसे ही ये फ्लूइड काइनेटिक्स स्टार्ट हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया काइनेटिक्स, दैट मीन्स क्या यहाँ से फ्लूइड हमारा मोशन में आ गया, है ना? करता हूँ एक बार, करता हूँ बैक साइड करता हूँ। क्या यहाँ से हमारा फ्लूइड मोशन में आ गया? तो ये पहले चैप्टर फ्लूइड को किस कंडीशन में डील करेंगे जरा बताना मेरे को। ये जो पहले चैप्टर है, हम इसके अंदर फ्लूइड किस कंडीशन में डील करेंगे? स्टैटिक कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में। और इस वाले चैप्टर से फ्लूइड किस में आएगा? फ्लूइड मोशन में आएगा, फ्लूइड मोशन में आएगा। देखो ना लिखा है ना, देखो कहीं भी लिखा, देखो फ्लो लिखा मैंने, क्या मैंने यहाँ पे लिखा लेमिनार फ्लूइड? क्या मैंने ऐसा लिखा लेमिनार फ्लूइड? क्या लिखा मैंने? लेमिनार फ्लो लिखा, फ्लो। क्योंकि फ्लूइड कभी लेमिनार डोमिनेंट नहीं होता, फ्लो होता है हमेशा, फ्लो। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, नॉट फ्लूइड। क्लियर सबको? बैक स्लाइड करनी है, ये लो बैक स्लाइड। मुझे बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है? देखो ऐसा नहीं है कि आज पहला दिन है तो क्लास ऐसी रहेगी। क्लास हमें, आपने सोम पढ़ लिया ना यार, आपको सब, आपको क्या बताने की जरूरत है? आप तो जानते ही हो। जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसकी नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ताकि आपको रिवाइज, जब आप रिवाइज करो तो आपको क्वेश्चन नहीं लग जाए आराम से, आपको एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े क्वेश्चन सॉल्विंग। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो पढ़ाऊंगा बस उसको रिवाइज करके आना है। अगर रिवाइज नहीं करके आ रहे हो तो बेटा प्लीज ना तो पैसे दो और ना क्लास में आओ, कोई फायदा नहीं है उस चीज का, कोई फायदा नहीं, सच कह रहा हूँ। मत करो इससे अच्छा। मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई फायदा नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो टेक केयर। अभी मैं ना मीटिंग एंड करता हूँ। नोट कर लिया आपने कौन था? नेक्स्ट स्लाइड। हाँ पीडीएफ शेयर करूंगा ना अभी ग्रुप पे, जस्ट इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी तुरंत ही। क्लियर सबको? आमिर की फोटो ऐसे लगा रखी है आमिर ने, कोई बंदा है वो बैठ के लिख रहा है, और मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि ये लिख क्यों रहा है तब से। ये बेवकूफ बनाने का अच्छा तरीका है।
एवरी टाइम आई सी दैट फोटो में इतना इतना डेडिकेशन दिखा है, तब से लिखे जा रहा है, कुछ समझ नहीं रहा। अब मैंने ध्यान से देखा कि वो बंदा मूव नहीं कर रहा है। चलो, अभी आपको थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, ठीक है।